हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे सिर सिर न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर हम आज फिर बात करेंगे अपने संविधान के टॉपिक के बारे में। हमारा संविधान का टॉपिक चल रहा था क्राउन रूल, उसी में ही बात करेंगे हम आज 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। तो प्यारे साथियों, एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, अपने सभी साथियों को बता दें कि स्टडी पॉइंट टू गौरव सर पर हर रोज 2 बजे, हर रोज 2 PM पर जो हमारी क्लास है संविधान की क्लास, वो हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसे एक बार शेयर कर दें, इतने देखते हैं अपने पॉइंटों को। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि हम हर क्लास के अंदर पिछली क्लास का रिवीजन करते चलेंगे। तो प्यारे साथियों देख लें, आप एक बार हम शेड्यूल बना लेते हैं अपनी क्लास का। तो जैसे कि मैंने कल बताया था क्राउन रूल, क्राउन रूल हमारा शुरू होता है 1857 की क्रांति के बाद। जब भारत के अंदर 1857 की क्रांति हुई तब क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद अंग्रेजों ने अपना जल्दी ही हक जमाया और 1858 में एक एक्ट आया जिसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम। इसके बाद अगला एक्ट आया 1861 के अंदर, जिसके बारे में हमने बात की थी, भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद हमारा एक्ट आया, और कब आया, 1892 के अंदर हमारा अगला एक्ट आया भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद हमारा एक्ट आया था 1909 के अंदर, जिसे कहते हैं मोरलेमेंटो सुधार अधिनियम। तो मोरलेमेंटो अधिनियम कब आया, 1909 में। इसके बाद हमने बात की थी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की। तो प्यारे साथियों, और इसमें जो जो कार्य हुआ उन्हीं के बारे में मैंने बताया। जैसे अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कब आई थी, तो 1926 में। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला 1926 में। और आज हम बात करेंगे उसी के आगे से, भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो आप अपने हेडिंग बना लें और अपने एक बार वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ जाएगा थोड़ा। तो चलते हैं, देखते हैं अपनी क्लास को। तो आप हेडिंग बना लें, हेडिंग बना लें आप भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। प्यारे साथियों, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अपने नोट्स सिर्फ अपने हाथ से ही बनाएं, और मैंने जैसे पहले बताया कि मैं 1 by 1 हर पॉइंट को लेकर चलूंगा। आपको अगर मेरी पिछली क्लास देखनी है तो आप आई बटन पर जाकर मेरी पिछली क्लास देख सकते हैं। आइए देखते हैं 1935 में क्या क्या हुआ। तो पहला ही पॉइंट आएगा कि भारत का जो संविधान है उसमें ज़्यादातर जो बात हमारी ली गई है भारत के संविधान में, वो कहाँ से ली गई है, तो वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में जो भारत का संविधान है, इसे ऐसे लिख लें, 70% से भी अधिक संविधान लिया गया है। तो 1935 से क्या लिया गया है, 70% से भी अधिक संविधान कहां से लिया गया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। इसके बारे में इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर और क्या हुआ। तो जैसे मैंने 1919 में बताया था कि भारत के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत हुई, और कहां, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में। जबकि इसमें क्या हुआ, तो अगले पॉइंट में हम लिखेंगे 1919 में जो हुआ था वो द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतों में हुई थी, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत कहां हुई, केंद्रों में। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त हुआ, तो 1935 में, और केंद्र में द्वैध शासन कब लगा था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंदर। तो अगले पॉइंट में आप नोट कर लें कि प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त हुआ, प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त हुआ।
और अगला क्या हुआ, अगले पॉइंट में लिख लें, केंद्र में द्वैध शासन को लगाया। केंद्र में द्वैध शासन को लगाया। और इसी के अंदर अगले पॉइंटों के हम बारे में बात करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे अंदर, हमारे संविधान में क्या आया, तो अगला पॉइंट आया जो कोलकाता उच्च न्यायालय था उसे कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया। तो इसी के बारे में हम देखते हैं। अगला पॉइंट में नोट कर लें कि उच्च न्यायालय को, पॉइंट नंबर 4 डाल के हम नोट करेंगे, नोट जरूर करते चलें। पॉइंट नंबर 4 डाल के नोट करेंगे, कोलकाता उच्च न्यायालय, उच्च ऐसे लिखो, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली स्थानांतरण करा गया। किया गया। आप वन बाय वन हर पॉइंट को नोट करते चलें। वैसे मैं आपको बोल बोल के भी लिखवा सकता था, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं कि जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो अगले पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। और इसी में क्या हुआ, तो इसी के अंदर एक और न्यायालय बनाया गया दिल्ली के अंदर ही, जिसे कहते हैं उच्च न्यायालय। तो अगला पॉइंट नोट कर लें, पॉइंट नंबर 5 है उच्च न्यायालय की स्थापना। न्यायालय की स्थापना कहां की गई, दिल्ली के अंदर। प्यारे साथियों, मैंने वन बाई वन हर पॉइंट को बताता हूं, इन्हें आप लिखते जरूर चलें। मैं बार बार यही बता रहा हूं कि सिर्फ अपने हाथ से ही सब चीज को लिख के चलें, दूसरे के चक्कर में ना पड़े कि वहां से हमको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, क्लास देख के बात खत्म हो गई। इससे कोई फायदा नहीं है ऐसी क्लास देखने का। तो आप वन बाय वन हर पॉइंट को नोट जरूर करते चलें। तो अगले पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। तो अगले पॉइंट के बारे में देखते हैं, आगे लिख लेते हैं, आप इसे नोट कर लें। मैं ऊपर के पॉइंटों को मिटा देता हूं, नीचे नहीं दिख रहा होगा। तो अगले पॉइंट के बारे में देखते हैं। और अगले पॉइंट के बारे में देखते हैं, इसके अंदर क्या हुआ, तो सूचियों का बंटवारा, यानी क्या हुआ, सूचियों के तहत शक्तियों का बंटवारा किया गया कि कौन सी सूची में कितने विषय होंगे और कौन कौन से विषय किस किस के लिए मान्य होंगे, किस किस के मान्य नहीं होंगे, इसी के बारे में बताया है। अगला पॉइंट नंबर 6 डाल के नोट कर लें, सूचियों का बंटवारा। सूचियों का बंटवारा। और सूचियों का बंटवारा कैसे किया गया था, तो 3 तरह से किया गया था। एक तो संघ सूची, दूसरी राज्य सूची। राज्य का नाम इस जगह अभी तक नहीं था, तो आप राज्य नहीं लिखें, प्रांत ही लिखें, क्योंकि प्रांतों का नाम था यहाँ पर। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो राज्य का नाम हमारे सामने आएगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो यहां पर क्या था नाम, प्रांत। संघ सूची, प्रांतीय सूची, और नंबर 3 है समवर्ती सूची। 3 तरह से बंटवारा किया गया था। और इनके अंदर हमारे कौन कौन से विषय आते थे, कितने कितने विषय थे, इन्हीं के बारे में हम देखते हैं। जैसे हमारी संघ सूची के अंदर विषय आते थे कितने, 59 विषय, और राज्य सूची के अंदर विषय आते थे हमारे 54। तो इन्हीं के बारे में लिख लेते हैं। जैसे संघ सूची के अंदर हमारे विषय थे कितने, 59, और राज्य सूची के अंदर हमारे विषय थे 54, और समवर्ती सूची के अंदर हमारे विषय थे 36, यानी 36 विषय हमारे कहाँ थे, समवर्ती सूची के अंदर। इन्हीं सूचियों के तहत भारत का बंटवारा किया गया कि कौन कौन किस चीज पर कानून बना सकता है। 1935 में ही ये बताया गया था। और अगला काम इसमें क्या हुआ, अगले काम के बारे में लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 60 डाल के आप नोट करेंगे, पॉइंट नंबर 60 डाल के आप नोट करेंगे
अगला काम क्या हुआ इसमें, तो अगले कार्य के बारे में बताते हैं। अगला कार्य हुआ जो हमारी वो थी, क्या बोलते हैं, जो हमारा संविधान था, इसके अंदर कितनी अनुसूचियां बनी इस टाइम पर, और कितने भाग बने और कितने अनुच्छेद बने, इन्हीं के बारे में हम देखते हैं। तो क्या हुआ, तो आइए देखते हैं संविधान के अंदर क्या क्या बदलाव हुए। तो संविधान में क्या हुआ, संविधान में क्या क्या बना, इसी के बारे में देखते हैं। जैसे भाग, तो इस टाइम पे भाग कितने थे, और अनुसूची कितनी थी, और अनुच्छेद कितने थे, आर्टिकल कितने थे, इन्हीं के बारे में देखते हैं। जैसे कि भाग कितने थे, तो भाग इस टाइम पे हमारे भाग कितने थे, तो भाग थे 14 और अनुसूची थी 10, और अनुच्छेद कितने थे 321। तो इनके बारे में आप लिख लें, भाग कितने थे 10 और अनुसूची कितनी थी, भाग कितने थे 14, अनुसूची थी 10, और जो अनुच्छेद थे इस टाइम पे अनुच्छेद थे 321। इन्हीं के बारे में आप नोट करते चलें और देखते हैं अपने अगले पॉइंटों को। इतने आप इसे नोट कर लें। प्यारे साथियों, मैंने पहले भी जैसे बता दिया है कि आप हर पॉइंट को नोट जरूर करते चलें। और इसी के बाद पॉइंट नंबर 8 आता है हमारा। इसी के बाद पॉइंट नंबर 8 आता है। पॉइंट नंबर 8 हमारा क्या कहता है, तो पॉइंट हमारा 8 क्या कहता है, इसी में हुए चुनाव। जैसे मैंने अभी 1919 के में बताया था कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे हमारे। कब, मैं एक बार आपको पिछली बात ध्यान दिलवा देता हूं। 1892 के अंदर हमारे हुए थे अप्रत्यक्ष निर्वाचन। उसके बाद हमारा 1919 में आए, तो 1919 में प्रत्यक्ष शब्द जोड़ा और प्रत्यक्ष निर्वाचन हुए और महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिला। जबकि अभी तक ऐसा कोई समाचार नहीं था, लेकिन अब आया 1935 का अधिनियम, और इसी के तहत क्या हुआ, तो प्यारे साथियों, इसी के तहत हमारे पास प्रांतों में भी जो चुनाव थे वो होने लगे थे। तो अगला पॉइंट आप पॉइंट नंबर 8 लिखेंगे, प्रांतीय चुनावों का आयोजन। ऐसे लिखें, प्रांतीय चुनाव हुए, प्रांतीय चुनाव की शुरुआत हुई, ऐसे लिख लें, प्रांतीय चुनाव की शुरुआत हुई थी। आप नोट करते चलें। इसके इसी में मैं आपको 1 बाय 1 हर पॉइंट के बारे में बताऊंगा, और चुनाव कैसे कैसे हुए इसके बारे में भी आप देख लें। चुनाव जो हमारी सीटें थी वो कितनी थी, 395। 395 से कितनी जो हमारी मनोनीत थी वो कितनी थी, तो कितनी थी 395 नहीं 396। हमारे पास कुल कितनी सीटों पर चुनाव होने थे, तो हमारे पास कुल कितनी सीटों पर चुनाव होने थे, इसके बारे में बताइए। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो तो प्लीज बताने की जरूर कोशिश करें आप भी, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस हो ही जाएगा कि हाँ थोड़ा बहुत हमें भी मालूम है। तो कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुए, तो इसके तहत जो सीटें थी वो कितनी थी 511। तो 511 सीटों पर चुनाव हुए थे हमारे। प्यारे साथियों देखिए, 511 नहीं 585 है। कुल सीटें कितनी थी, कुल सीट थी 585। 585 सीटों पर चुनाव होने थे। 1585 यार, हर बार गलती हो रही है। 1585 सीटों पर चुनाव होने थे, जबकि जो हमारी सीटें आई वो कितनी आई, तो कुल सीटें आई। प्रांतीय चुनावों की बात चल रही है ये, कभी आप कहीं और ले जाएं, कभी विधानसभा चुनावों के बारे में ले जाएं। विधानसभा चुनावों के बारे में भी अभी बताऊंगा। तो ये कितने हैं, तो जिसमें से हमें वोट मिले कितने 711 हमें वोट मिले थे, और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। और
कैसे कैसे हुआ इसके बारे में हम देखते हैं, आप इतने नोट करें। तो आइए प्यारे साथियों, अगर नोट कर लिया हो तो मैं एक बार इसे मिटा देता हूं। इसके बाद हमारे पास अगला कार्य हुआ। इसके बाद हमारे पास अगला कार्य क्या हुआ? तो इसके बाद हमारे पास अगला कार्य हुआ, इसी के बारे में हम देखते हैं क्या। तो इसी के बारे में हम देखते हैं। तो क्या हुआ, जब हमारे पास ये चुनाव हुए और हमारी सरकार बन गई तो मंत्रिमंडल ने अपना पद ग्रहण किया और धीरे धीरे 28 महीने बीते और 28 महीने बीतने के बाद एक कार्य हुआ जिसे कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, जब 28 महीने बीते तब द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों से पूछे जो ब्रिटेन था उसने भारत का नाम दूसरे विश्व युद्ध में घोषित कर दिया था कि हाँ ये भी हमारे साथ लड़ रहे हैं, जबकि भारतीयों को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ये लड़ना नहीं चाहते थे। इसी बात से दुखी होकर पूरे के पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया और सरकार भंग हो गई। इसी के बारे में हम देखते हैं। आप अगला पॉइंट नोट कर लें कि पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया कब? 28 महीने तक शासन करने के बाद। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 9 है 28 महीने तक शासन के बाद कांग्रेस का इस्तीफा। कांग्रेस का इस्तीफा और क्यों दिया था? क्योंकि बिना पूछे क्यों दिया था इसका कारण भी लिख लें। क्योंकि बिना भारतीयों से पूछे दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का शामिल करना। बिना भारतीयों से पूछे दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों ने शामिल कर लिया था, भारतीयों को शामिल कर लिया था ब्रिटेन ने। इसी बात से दुखी हुए और 28 महीने तक शासन करने के बाद 28 महीने तक शासन करने के बाद सभी कांग्रेसियों ने इस्तीफा दिया। और इसी के बाद अगला कार्य हुआ क्या? इसी के बाद जो मुस्लिम लीग थी उसमें एक खुशी की मिसाल जलने लगी क्योंकि वो हार चुकी थी। इसीलिए 22 दिसंबर 1939 को एक कार्य हुआ, पॉइंट नंबर 10 डाल के आप नोट करेंगे। 22 दिसंबर 1939 में, तो 22 दिसंबर 1939 में एक कार्य हुआ जिसे कहते हैं मुस्लिम लीग ने अपना क्या मनाया? मुक्ति दिवस। तो आप देखते हैं मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। और ये मुक्ति दिवस क्यों मनाया होगा आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। इसी की खुशी के लिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, क्योंकि ये बहुत खुश थे, क्योंकि अंग्रेजी चाहते ही ये थे कि एक दूसरे में आपस में चले। और मैंने आपको जैसे ही समझाया है पहले भी कि अंग्रेज चाहते थे फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते थे वो, इसीलिए उन्होंने फूट डाली और इसका बंटवारा करवा दिया। इसका बंटवारा 1916 में हो जाता है। तो ये बात मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा, मैंने अपनी प्रैक्टिस क्लास में मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके अंदर मैंने आपको सारी जानकारी बताने की भी कोशिश करी है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं हिस्ट्री की क्लासों को। वैसे मैं आपको थ्योरी क्लास में आपको संविधान पूरा होने के बाद में आपको थ्योरी क्लास लूँगा उसकी, आप टेंशन न लें, उसकी क्लास भी मैं आपको थ्योरी वाइज लूँगा। इसके बाद क्या हुआ? मुक्ति दिवस मनाया किसने? मुस्लिम लीग ने। तो प्यारे साथियों नोट करें, मुस्लिम लीग ने मनाया अपना मुस्लिम मुक्ति दिवस। इसी के बाद हमारा जो सरकार थी, इसी के बाद हमारे सरकार के पास आया क्या? एक राजलेख और आया जिसे कहते हैं क्या?
जिसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। इसी अगस्त प्रस्ताव ने क्या किया, इसी के बारे में हम देखते हैं। और ये कब आया और किसके शासनकाल में आया था, तो आप पॉइंट नंबर 11 डाल के नोट करेंगे। प्यारे साथियों, नोट जरूर करते चलें। मैं आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा संविधान ज़्यादातर यहीं से लिया गया है। तो पॉइंट नंबर 11 में मैंने आपको बताया कि जो हमारा 1940 में आया एक, जिसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। तो 1940 में आप नोट करेंगे, 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। और ये अगस्त प्रस्ताव क्यों आया था, क्योंकि भारतीय भड़के हुए थे, जो भारतीय थे इनके अंदर आक्रोश की आग जल रही थी। इसी बात के लिए क्या आया, अगस्त प्रस्ताव। और इसी अगस्त प्रस्ताव ने कहा कि हम आपको स्वतंत्र आज़ादी दे देंगे, पहले आप हमारी बातों को माने, और जो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा है इसके अंदर आप अपना कार्य करें, जो आपसे हो सकता है उसमें उसकी मदद करें ब्रिटेन की। इसी बात से नाराज हुए कौन, भारतीय, और इसका जो अगस्त प्रस्ताव था इसे ठुकराया। अगस्त प्रस्ताव को ठुकराया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं बताई कि अगस्त प्रस्ताव में जो बातें बताई थी अंग्रेजों ने, इनको इन सभी बातों को नकारा किसने, भारतीयों ने। और इसके बाद अगला कार्य हमारे पास क्या हुआ, तो इसके बाद हमारे पास अगला कार्य हुआ, इसी के बारे में हम देखेंगे। इसी के बाद हमारा आया व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में हुआ हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसकी आप पूरी डेट लिख लें, क्योंकि आपसे पूरी डेट भी पूछी जा सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 17 अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर 1940 में आया व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन लाए थे भारत के अंदर, गांधी जी। किसका प्रस्ताव था ये, गांधी जी का। आपसे इसके अंदर पूछा जाएगा कि पहले सत्याग्रही कौन बने, तो कौन बने, विनोबा भावे। फर्स्ट सत्याग्रही कौन बने, विनोबा भावे। विनोबा भावे बने फर्स्ट सत्याग्रही। और आपसे दूसरा भी पूछा जा सकता है, मैं आपको दोनों के बारे में लिखवाऊंगा, क्योंकि कोई टीचर होता है जो एक के बारे में बता देता है, लेकिन मैं आपको दोनों के बारे में जानकारी दूंगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से पसीना भी नहीं रुक पा रहा है। दूसरा पॉइंट लिख लें, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये कौन बने, दूसरे सत्याग्रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड सत्याग्रही कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में हम देखते हैं। तो 1940 के बाद हमारे पास आया 1942 में, जिसे कहते हैं क्रिप्स मिशन। तो 1942 में हमारे पास आया क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन। इसी के बारे में हम देखते हैं। प्यारे साथियों, नोट कर लिया होगा, पॉइंट नंबर 12 डाल के आप नोट करेंगे, 12 नहीं 13 डाल के नोट करेंगे। 1942 में आया क्या, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। और इसी में भी भारत के बारे में बात की गई थी कि भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी कब, जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उसके हो जाने के बाद आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी। आप हमारी बातों को माने। ये कौन कह रहा था, ब्रिटेन, कि हमारी बातों को आप माने, आपको हम पूर्ण स्वतंत्रता दे देंगे। लेकिन भारतीयों ने इसे भी ठुकराया और इसे भी नकार दिया कि नहीं, हमें तो सिर्फ स्वतंत्रता ही चाहिए, हमें सिर्फ पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे भारतीय। और इसी बात से अंग्रेज दुखी भी थे। तो जैसे कि उनके किसी भी प्रस्ताव को माना नहीं जा रहा था, भारतीयों में एक आक्रोश की ज्वाला जो है वो भड़क चुकी थी। भारतीय किसी भी हाल में अंग्रेजों को अपना दायित्व नहीं सौंपना चाहते थे। इसके अंदर एक बात और कही गई कि जो दूसरा विश्व युद्ध है, इसके जब ये समाप्त हो जाएगा तो आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, मगर एक बात पे आपको अमल करना होगा। जो अधिकार रहेगा, आप शासन कर सकते हैं, लेकिन जो अधिकार रहेगा वो अधिकार किसका रहेगा, तो अधिकार ब्रिटेन का ही रहेगा। तो इसके बारे में बताया किसमें,
क्रिप्स मिशन में, लेकिन इसे भारतीयों ने क्या किया, तो इसे भारतीयों ने नकारा था। और इसी के बाद हमारे पास आया अगला अधिनियम जिसे कहते हैं 1946 का। कौन सा अधिनियम, तो 1946 में आया। तो 1946 के अंदर आया हमारा कौन सा अधिनियम आया था, तो प्यारे साथियों 1946 में हमारा अधिनियम आया भारत छोड़ो आंदोलन, तो 1943 में आया था। आप पहले 1946 को देखने से पहले आप पहले 1942 देख लें एक बार फिर। तो 1942 में हमारा एक काम और हुआ था। 1942 की डेट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही की थी, गांधी जी ने ही की थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। और 1942 में जब धीरे धीरे हमारे पास जो दूसरा विश्व युद्ध था ये समाप्त होता चला गया, तो इसके बाद हमारा क्या हुआ, तो 1945 में दो कार्य हुए जिसे कहते हैं, एक तो 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ, तो 6 अगस्त 1945 को आप नोट कर लें। 6 अगस्त 1945 में क्या हुआ, तो 6 अगस्त 1945 में जो जापान का हिरोशिमा है, हिरोशिमा पर बम गिराया। हिरोशिमा पर बम गिराया, वो किसने गिराया था, तो हिरोशिमा पर बम गिराया था किसने, और ये हिरोशिमा कहाँ है, जापान में। और किसने गिराया था बम, तो ये किसने गिराया था, यूएसए, जिसे कहते हैं अमेरिका। अगला 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को ही नागासाकी पर बम गिराया। ये भी कहाँ है, जापान के अंदर, नागासाकी पर बम गिराया। और इसी बात से दुखी हुआ कौन, जापान, क्योंकि काफी संपत्ति का हनन हो चुका था, और इसी ने हार स्वीकार की अमेरिका के सामने, और अमेरिका से हारा कौन, ब्रिटेन। और 1945 में दूसरा विश्व युद्ध जो था वो समाप्त हुआ, और धीरे धीरे हमारे पास एक स्वतंत्रता की और एक आग और भड़कने लगी, जिससे परेशान हुए कौन, अंग्रेज। और इसी बात से जो ब्रिटेन में जो अगला आप नोट कर लें पहले, अगली बात हमारी आई कब, तो अगली बात आई, पहले आपको मैं बता दूं कि जब भारत में जो ब्रिटेन था शासन कर रहा था, तो इसी ब्रिटेन ने क्या किया था, तो प्यारे साथियों इनने जिस पर भी अधिकार कर रहा था उसी के अधिकार को हटाने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसे कहा जाता था यूएनओ। तो आप नोट कर लें और इसकी डेट लिख लें, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है वन लाइनर में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को। और इसी ने क्या किया था, तो प्यारे साथियों इसी ने ब्रिटेन से कहा कि आपका जिस पर भी अधिकार है आप उसे छोड़ दें, अन्यथा आप तो बर्बाद हैं ही और देश भी बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। तो इसी बात की थोड़ी बात समझ में आई किसके, ब्रिटेन के। और ब्रिटेन ने भारत को एक प्रस्ताव भेजा और आज़ादी के लिए घोषणा कर दी, और हमारे पास आया कौन सा, कैबिनेट मिशन। और इसी के बाद हमारा कब आया, 1946 में कैबिनेट मिशन। तो आपसे एक लाइन में पूछा भी जा सकता है
कि कौन से मिशन के तहत भारत आज़ाद हुआ था, तो कौन से स्वतंत्रता मिली थी, तो वो कौन से मिशन के तहत मिली थी, कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत ने इसकी बात मानी। और इस कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे क्रिप्स, अलेक्जेंडर और कलेक्टनी। तो आप इनके बारे में लिख लें कौन कौन से थे। तो एक थे क्रिप्स, एक थे अलेक्जेंडर और एक थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, इसके 3 सदस्य थे। इन सदस्यों के बारे में पूछा जा सकता है। और इसी के तहत स्वतंत्रता अधिनियम आया और इसी स्वतंत्रता अधिनियम ने अपने प्रचार पहली बार निर्वाचन हुए। और कौन कितनी सीटों पर इसके तहत निर्वाचन हुए थे, तो इसके तहत निर्वाचन हुए थे 389 सीटों पर। तो कुल सीट थी 389। और इन्हीं 389 सीटों में जो हमारे निर्वाचन हुए वो कितनी पर हुए, तो निर्वाचन हुए थे हमारे जो चुनाव हुए थे वो हुए थे 296 थे। तो चुनाव कितने पर हुए, चुनाव हुए 296 पर, जबकि देशी रियासतों से कितने थे, देशी रियासत से कितने थे, तो देशी रियासत थे 93। और इसी में जो मुस्लिम लीग की जो सीटें आई थी वो कितनी आई थी, तो मुस्लिम लीग की सीटें कितनी आई थी, तो मुस्लिम लीग की और जो कांग्रेस थी इसकी कितनी सीटें आई थी, इन्हीं के बारे में बताया है। तो मुस्लिम लीग की सीटें आई थी 73। तो आप इनके बारे में इधर लिख लें, मुस्लिम लीग की सीट, मुस्लिम लीग की सीट कितनी थी, तो वो थी 73। और जबकि कांग्रेस की कितनी थी, कांग्रेस की सीट कितनी थी, तो वो थी 208। और अन्य की कितनी ही, तो अन्य की थी 15 सीट। इन्हीं के तहत भारत में चुनाव हुए थे कैबिनेट मिशन के तहत। और हमारे पास जो ब्यौरा तैयार हुआ वो हुआ, इसमें कांग्रेस की सरकार बन गई। और भारत में कांग्रेस की जब सरकार बन गई तभी जो एक वायसराय थे जिन्हें कहा जाता था लॉर्ड बेवल ने एक घोषणा कर दी जिसे कहा जाता 2 सितंबर 1946 में एक घोषणा की थी। और इसी घोषणा के तहत भारत में एक अंतरिम मंत्रिमंडल बना। इसी के बारे में हम बात करेंगे कल। तो अंतरिम मंत्रिमंडल से हम बात करेंगे कल। आप ये लिख सकते हैं 2 सितंबर 1946 में क्या बना था, अंतरिम मंत्रिमंडल। इसी के बारे में हम बात करेंगे, कब करेंगे, कल। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अगर आपको, तो प्यारे साथियों आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और अपने सभी साथियों में शेयर कर दें, जिससे कि सभी को पता चल जाए कि हमारी संविधान की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें बड़े ही बेसिक तरीके से संविधान चल रहा है। मैं किसी भी पॉइंट को छोड़ूंगा नहीं, हर पॉइंट को बिल्कुल क्लियरिटी से बताऊंगा, जिससे कि आपका टाइम भी कम लगे और आपको जानकारी भी ज़्यादा प्राप्त हो। तो प्यारे साथियों, एक बार अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सभी को पता चल जाए कि संविधान की क्लास चल रही है। और आप तो जानती हैं कि इस क्लास का आपसे कोई पैसा तो लिया ही नहीं जाता है, तो आपको फ्री में ये कंटेंट प्रोवाइड करा जा रहा है। तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि सभी साथियों को बताएं और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि मैं सभी को बता सकूं। और आपका ही सपोर्ट होगा तो भी मैं कुछ कर सकता हूं आपके लिए। मैं आपको बहुत कुछ कर सकता हूं आपके लिए। आप अगर चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों में शेयर कर दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। तो प्यारे साथियों, बताना ज़रूर कि क्लास कैसी लगी। और आपको, जैसे कि मैं हर दिन 2 लाइन ज़रूर बोलता हूं आपके लिए, और आज भी मैं आपके लिए 2 लाइन बोलने के लिए जा रहा हूं।
तो बताया है कि कभी भी आप अंधेरे से मत घबराना। प्यारे साथियों, कभी भी आप अंधेरे से मत घबराना कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कोई बता दे कि आप ऐसा ना करें, आप ऐसा कर लें कि नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी इतने कष्टों से लगती है, नौकरी इतने कष्टों से लगती है, नौकरी करने के लिए ये करना होता है, नौकरी करने के लिए वो करना होता है, वगैरह वगैरह। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे। तो उन्हीं के बारे में बताता हूं कि जो अंधेरा होता है, तो जिंदगी में कभी भी आप अंधेरे से कभी मत डरना, क्योंकि जो तारे होते हैं वो अंधेरे में ही चमकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जिंदगी में कभी भी आप किसी अन्य लोगों पर ध्यान ही मत देना, सिर्फ अपनी आप कहाँ रखना है, पढ़ाई पर ही फोकस रखें। क्योंकि जो अंधेरा होता है, अंधेरे के अंदर ही क्या होता है, तारे चमकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। अंत में वही कि खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। अब हम अपनी क्लास से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।